Good morning, class. I am Pragya Goel. I am just trying to explain you about some part of electricity. Okay. So, before explaining electricity, first of all, I tell you that how is the resistance connected in series and parallel? How do we say that the resistor is in series or parallel? So, first of all, if द करंट इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड अप, ठीक है ना, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि करंट आई इधर से आ रहा है, इधर भी कितना जा रहा है आई, और इधर भी कितना जा रहा है आई, तो आप जैसे देख सकते हैं जैसे कि एक रिवर फ्लो होती है तो वैसे ही करंट भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे करंट कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, अगर कितनी भी सारी रेजिस्टेंसेस हो, यहाँ पे मैंने दो लिए, n रेजिस्टेंसेस भी होंगी, तो भी फॉर्मूला कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, एन रेजिस्टेंसेस के लिए, ठीक है ना। अब देखो, जब हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इसमें हमारा जो बेसिक सा टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में कब होंगी और पैरेलल में कब होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, ठीक है ना। अब सेकंड केस में देखो, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगी तब क्या होगा। अब जैसे कि तुम्हारी ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। अब जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, पानी भी किसकी तरह होता है, वाटर। वाटर इज लाइक करंट ओनली, ओके। सो इफ द वाटर इज कमिंग फ्रॉम हेयर, देन ऑब्वियसली सम वाटर विल फ्लो हेयर एंड सम वाटर विल फ्लो हेयर। जितनी ज़्यादा गहरी यहाँ पे स्पेस होगी, उतना उतना वाटर क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। सपोज हमने I1 वाटर इसमें माना, I1 करंट इसमें माना फ्लो करते हुए, और I2 करंट इसमें माना, तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट जो है डिवाइड हो गया है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है वहाँ पर हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होंगे, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस होंगे, तो R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल की। अब ये तो था सिंपल सा सर्किट। कई बार आपके जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं जिसमें हम सीरीज और पैरेलल नहीं डिफरेंशिएट कर पाते, और हम वहाँ पे ओम्स लॉ भी नहीं लगा पाते। ओम्स लॉ तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक सा लॉ है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो अब हमें किरचॉफ लॉ समझने के लिए सबसे पहले हमारे किरचॉफ के टू लॉ है, ठीक है ना। मैं बहुत ही शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है ना, बस आप रूल्स याद कर लीजिएगा तो आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के टू लॉज हैं, ठीक है ना। पहला लॉ हम बोलते हैं जो कि बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक पर्टिकुलर आपका पॉइंट है, ठीक है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लूप होता है, ठीक है ना, पोल होता है, जंक्शन होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसमें जितना भी करंट आ रहा है, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी करंट आ रहा है, ठीक है ना, उतना ही करंट वापस भी जाएगा। जैसे अगर 1 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, तो टोटल हो गया 3 एम्पियर, है ना। तो हो सकता है कि 1.5 एम्पियर इधर से चला जाए और 1.5 एम्पियर इधर से चला जाए। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 0, या फिर सम्मेशन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 0, या सम्मेशन मतलब देयर इज नो चेंज इन द करंट, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, देयर इज नो चेंज इन द करंट, ओके। द सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल। जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना अक्रॉस एनी जंक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। जो भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अब मेरा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आ गया है, अभी तक तो मैंने सिंपल सर्किट देखे जिसमें मैंने V इक्वल्स टू वायर लगा दिया, मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरा जो वो है क्या बोलते हैं मतलब जो मेरा सर्किट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे कि मैंने देखा, सपोज यहाँ से एक ये करंट मैंने लगा दिया, ठीक है ना, एक ये रेजिस्टर यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है ना, एक यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी है, सपोज 4 वोल्ट की, ठीक है ना, या V वोल्ट अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सी लूप लूम क्या करूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें बताती हूँ कि जंक्शन क्या होता है। लूप, ठीक है ना, जंक्शन हो गया एक ऐसा पॉइंट, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है ना कि यहाँ पे भी करंट जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। अब लूप्स बनती हैं। लूप्स एक पर्टिकुलर एक क्लोज लूप होती है जो जहाँ से शुरू हुई वहीं पर ही क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बात करूँ कि ये लूप हो गई ABCD, फिर से ABCD और फिर से ए। दूसरी जो लूप है वो कौन सी है, AD, इसको नाम दे दो आप ABCDEF, ठीक है ना, ADEFA। दूसरी लूप ये हो गई। तो ये पहली लूप हो गई, ये दूसरी लूप होगी। इसकी रेजिस्टेंस आपने R1 ले ली और इसकी रेजिस्टेंस कितनी ले ली, R2। दूसरी लूप होगी आपकी ADEFA। और एक और लूप है यहाँ पे ABCEFA। तो ये आपकी 3 लूप्स हो गई। अब आपको कोई सी भी 2 लूप्स की इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि आपके वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स आपके ना जितनी लूप्स होंगे ना उससे एक कम वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे 3 लूप्स बन रही है ना, तो 2 वेरिएबल्स होंगे, R1 और R2 की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, पोटेंशियल V वोल्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने ऐसे माना, इसको हटा दो, आई एम सो सॉरी, ये मैंने बना दिया। अब जैसे कि आपने ये माना कि करंट I यहाँ से फ्लो करा, ठीक है ना, अब I में से I2 इधर चला गया, ठीक है ना, और बचा हुआ I1 इधर चला गया। अब जब ये वापस आएगा ना तो इधर से कितना करंट आ रहा है, I1, और इधर से कितना आ रहा है, I2। तो ये जो आएगा ना इकट्ठा होके ना फिर से कितना बन जाएगा, I विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। तो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और वो कब सही होगा, जब आपने अगर 5 एम्पियर का करंट भेजा है तो आते वक्त भी आपका 5 एम्पियर का करंट हो, क्योंकि यही तो कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। दूसरी काम, पहला काम आपने कर दिया ना, दूसरा काम क्या आपको करना है, अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो मैंने इस वाली लूप में भी, ऊपर वाली लूप में भी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर ली, और नीचे वाली लूप में भी क्या कर ली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली। अब जब मैंने अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, अगर तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वही सेम मेरी डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अब जैसे कि करंट जा रहा है I1 R1 में से, तो इसके अक्रॉस जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होएगा वो कितना होएगा, I1 R1। आई बात समझ। अब देखो, अब मैं ऐसे चल रही थी, फिर मैं ऐसे चल रही थी, अब मैं ऐसे चल रही हूँ, लेकिन करंट ऐसे जा रहा है, करंट मेरे उल्टा जा रहा है। तो अब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर मेरी डायरेक्शन में करंट होएगा तब तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट होएगा तो नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे जो करंट है ये उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो -I2 R2 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी पहली लूप की इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, क्योंकि I2 इधर फ्लो कर रहा है, I1 इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब दूसरी लूप, ठीक है ना, ये कौन सी लूप हुई मेरी, ABCDA। अब देखो दूसरी लूप जो है, दूसरी लूप कौन सी है बेटा, ADEFA। अगर मैं दूसरी लूप की बात करूं ADEFA, तो इस वाली लूप में देखो तुम कि I2, अब देखो, अब की बार मैं ऐसे चल रही हूँ क्लॉकवाइज, और करंट भी मेरा I2 इधर ही जा रहा है, मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का I2 R2, ठीक है ना। अब ये माइनस का टर्मिनल पहले आ गया पोटेंशियल का, तो माइनस का V इज इक्वल्स टू 0, यानी कि V इज इक्वल्स टू I2 R2, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी और फिर मैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है ना।